Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian Polity from M लक्ष्मीकांत और ये जो है MCQ टेस्ट सीरीज रहती है फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एज वेल एज एनी अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो लेट अस बिगिन. सो फॉर 80 क्वेश्चन जो हम 80 वीडियोस में जो डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं. आपकी इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रहेगी और एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जो है कॉन्फिडेंस भी रहेगा. तो ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं. आप स्क्रीन पॉज करके जो वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए कीजिए. उसके बाद जो आप आंसर देखा कीजिए. देखिए जो इसमें बोला गया कि जो प्रोविजन जो है 6 शेड्यूल के जो हमारी 6 शेड्यूल जो रहती है, छठी जो अनुसूची जो रहती है, उसके जो प्रावधान जो रहते हैं वो किस स्टेट के ऊपर जो है इनमें से दी गई स्टेट पे लागू नहीं होंगे. तो देखिए दो शेड्यूल्स हैं हमारी, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल. 5th शेड्यूल जो है डील करती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो हमारी 6 शेड्यूल है. तो 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट आएंगी? सिर्फ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. तो मेघालय भी आएगी, त्रिपुरा भी आएगी, मिजोरम भी आएगी, गोवा नहीं आएगी. गोवा के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो जो है 5th शेड्यूल के अंडर जो हमारे आएंगे. तो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की जो पावर है इसके तहत 5th और 6th शेड्यूल से वो प्रेसिडेंट के पास दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि विच आर्टिकल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी लॉ जो पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जो कि फंडामेंटल राइट्स की इन वायलेशन में रहता है, उनके उनका जो हनन करता है किसी तरह से, उसको जो है वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है कौन सा एक जो है नल एंड वाइड जो बनाता है. तो ये कौन सा एक्ट है? देखिए कोई भी एक्ट जो पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो जो है नल एंड वाइड होगा. ये हमारा संविधान का आर्टिकल 13 जो है बोलता है. तो राइट आंसर हो जाएगा सी. आर्टिकल 12 देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट के साथ जो है डील करता है. आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है बोलता है और आर्टिकल 18 जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड जो है डील करता है. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी. ध्यान रखिए कोई भी कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे नल एंड वाइड समझा जाएगा. ये जो है आर्टिकल 13 संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये जो है प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जो टर्म स्टेट है ये जो है किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन की गई है. तो इसको आपने सिंपली ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है टर्म स्टेट को जो है डिफाइन करता है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका रिवीजन करा था. इसमें ये पूछा गया कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जो हमारे हाई कोर्ट है ये जो है रिट इशू कर सकते हैं. तो रिट इशू करने की जो पावर है हाई कोर्ट की ये जो अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहती है. और जो सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर है ये जो आर्टिकल 32 में रहती है. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी इज राइट आंसर. ध्यान रखें हाई कोर्ट जो रिट इशू करते हैं अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करते हैं अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनडीए 2017 एग्जामिनेशन में पूछा गया था. आर्टिकल 30 जो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये किस चीज के साथ जो डील करता है? तो देखिए आर्टिकल 29 और 30 जो है डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के साथ. आर्टिकल 29 जो है डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और आर्टिकल 30 जो है डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस. तो इसमें आर्टिकल 30 के बारे में पूछा गया. तो आर्टिकल 30 रहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. और एक बात मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चाहूँ, ये जो टर्म माइनॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है. बेसिक स्ट्रक्चर है ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है. जुडिशियल रिव्यू भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी टर्म डिफाइन नहीं की गई है. ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें पूछा गया है जो 9th जो शेड्यूल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो ऐड की गई थी. देखिए हमारे संविधान जब ओरिजिनली जब बना और इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया, तो हमारे संविधान में जो है 8 शेड्यूल थी, 395 जो आर्टिकल्स थे, 395 जो है अनुच्छेद थे और 22 जो है पार्ट्स थे. इन प्रेजेंट हमारे संविधान में जो है 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और शेड्यूल जो है बढ़कर जो है 8 से जो है 12 हो गई है. तो जो 9th शेड्यूल है ये सबसे पहले ऐड की गई. ये बिल्कुल सिंपल आपने याद रखना है. 8 से 9th पे हम गए बाय दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ 1951 में और इसके द्वारा जो है 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जो है ऐड की गई.
ये आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा कि आप इसे जो है मेमोराइज जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 8 शेड्यूल थी। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में, और इसमें जो है 9th शेड्यूल जो है डाली गई। 9th शेड्यूल जो है ये इसलिए डाली गई थी क्योंकि कुछ जो एक्ट्स और लॉज थे उनको जो है एक इम्यूनिटी जो है प्रदान की गई थी इसमें जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी जो एक्ट हैं जो वो 9th शेड्यूल में अगर डाले गए हैं तो दे आर ओपन टू दी जुडिशियल रिव्यू। उससे पहले के जो डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस से ही जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी आई थी। तो ऐसा कोई भी एक्ट या लो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करता है और उसको अगर 9th शेड्यूल में डाला गया है तो किसी प्रकार की ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं हो सकती है। तो इन प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अब कोई कानून अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो भी वो जो है ओपन रहेगा टू दी जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल जो है हमारी जो है डील करती है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन जो रहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटर के। ये जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 ये जो है राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम जो हुआ था। डिफेक्शन का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। और 11th शेड्यूल जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड। देखिए 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 की, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ने जो है 11th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी जो कि पंचायती राज से डील करती है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो है 12th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डाली थी। तो इतना अगर आपने जरूर ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ऐड की गई थी। 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 जो है आपकी जो है इसने जो 11th शेड्यूल जो डाली थी जो कि पंचायती राज से जो है डील करती है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो 12th शेड्यूल जो इंसर्ट की थी जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के प्रोविजन के साथ जो है डील करता है। 10th जो शेड्यूल जो रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये डील्स करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। तो इसके रिलेटेड एक लक्ष्मीकांत में जो डिटेल चैप्टर वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में आइडिया रख लीजिए। इसको ऐड किया गया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। अब ये डील्स कर दिया विद द डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, सपोज कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, और वो क्या करता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेके जो है मान लीजिए आपके लोकसभा का मेंबर जो है बन जाता है। और उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा, कब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है उस लोकसभा की कैंसिल कब होगी। फर्स्ट चीज रहती है कि वो जो है वॉलंटरी अपनी इच्छा से जो है रिजाइन कर देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। अगर वो अपनी इच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है तो उसकी मेंबरशिप जो है लोकसभा की जो है कैंसिल हो जाएगी, वो वहां से जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा रहता है इफ ही एब्सटेन और वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो जो है बचता है वोट देने से, या तो वो जो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वोट करता है, तभी उसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लग जाता है। ये था ऑन दी मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। दूसरे रहते हैं हमारे पास, देखिए इंडिपेंडेंट भी कुछ बन के जाते हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो स्टेट लेजिस्लेटर या लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुन के जाता है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लग जाएगा और उसकी जो है हाउस की मेंबरशिप जो है कैंसिल हो जाएगी। ये जो 10th शेड्यूल के जो है प्रोविजन रहते हैं। उसके बाद रहते हैं कुछ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब देखिए नॉमिनेटेड भी होते हैं कुछ। एक नॉमिनेट कैसे होते हैं, अंडर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे प्रेसिडेंट और 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं इनके पास ऑप्शन होता है कि 6 मंथ्स तक, इस डेट को आप याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास ऑप्शन रहता है कि ये 6 महीने तक जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो है हाउस की मेंबरशिप जो है रद्द हो जाएगी। इसमें जो है देखिए एक्सेप्शन रखी है। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे मर्जर की रखी हुई है। अगर 2/3 मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये बोलते हैं कि हमने दूसरी पार्टी के साथ जो मर्ज कर जाना है तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। पहले जो है स्प्लिट का जो है ऑप्शन भी था भी 1/3 अगर मेंबर चाहे भी स्प्लिट करना है उन्होंने पार्टी से तो तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 आता है और ये जो है स्प्लिट के ऑप्शन को जो है कट कर देता है। तो इन परसेंट सिर्फ मर्जर पर जो है आपको जो एक्सेप्शन दी जाती है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रहते हैं हाउस के जैसे स्पीकर है, वो अगर अपने ड्यूटीज को अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी को सही करने के लिए जो है अपने पार्टी से रिजाइन करते हैं तो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद स्पीकर की ड्यूटी खत्म होने के बाद जो है वो अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ये वही एक्ट है जिसने जो है
15% जो है कैप लगाई हुई है मिनिस्ट्रीज के ऊपर, यानी कि लोकसभा जब हमारी बनती है तो सिर्फ और सिर्फ 15% ही हमारे मिनिस्टर्स ऑफ इंक्लूडिंग पीएम बनते हैं, और यही जो है सभी स्टेट्स के ऊपर ये 15% वाली कैप जो लागू होती है। और ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर इसने जो 10% की कैप जो है लगाई हुई है, यानी कि वहां की जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसके सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो है हमारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे शेड्यूल से रिलेटेड, मेरे को ऐसा लगता है कि 12 के 12 शेड्यूल के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा इन एमसीक्यूज को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन में से इनमें से सही मिलान नहीं है। तो देखिए हमारी जो 12 शेड्यूल्स रहती हैं, फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारी जो है उसमें लिस्ट रहती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। सेकंड शेड्यूल जो है डील्स करती है हमारी सैलरी और इनरोलमेंट, जो भत्ते वगैरह जो मिलेंगे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, सीएजी को, वो जो है सेकंड शेड्यूल हमारी डील्स करती है, ये डील्स करती है सैलरी एंड इन्वायरमेंट से। थर्ड शेड्यूल डील करती है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर किस तरह की ओथ और अफर्मेशन रहेगी, किस तरह की शपथ जो है उसमें दिलाई जाएगी। फोर्थ शेड्यूल हमारी डील करती है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो राज्यसभा में किस तरह से एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी, फोर्थ शेड्यूल डील करती है। फिफ्थ शेड्यूल जो है डील करती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और सिक्स शेड्यूल जो है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का डील करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। सेवन शेड्यूल जो रहती है वो जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावरों को डिवाइड करती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसमें 3 लिस्ट रहती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल जो रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लैंग्वेजेस के साथ जो है डील्स करती है। इन प्रेजेंट 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है, आगामी चैप्टर में डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। नाइन्थ शेड्यूल देखिए हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जो है डील इंसर्ट की गई थी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द एक्ट्स एंड लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल जो हमारी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जो है ऐड की गई थी, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के साथ जो है डील करती है। 11th शेड्यूल हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इंसर्ट की गई थी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जो है डील करती है। और 12th शेड्यूल जो हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो ऐड की गई थी, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो डील करती है। तो देखिए लैंग्वेजेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल में है, फर्स्ट पेयर जो करेक्टली मैच्ड है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट ये 4th शेड्यूल में है, ये जोड़ा भी सही है। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये हमारे 10th शेड्यूल में एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, तो ये प्रोविजन हमारा ठीक है। और ये फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ये 3rd शेड्यूल में रहता है, ये 2nd शेड्यूल में नहीं रहता है, तो ये प्रोविजन हमारा गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 8th शेड्यूल जो रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो 22 लैंग्वेजेस के साथ जो है डील करती है। पहले ये जो सिर्फ 14 ही लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में जो है इनकी स्ट्रेंथ जो है 22 हो गई। तो देखिए इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका रहता है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई हमारी, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1967 में। इसके द्वारा जो लैंग्वेज ऐड की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी सिंधी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधी जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे संविधान में ऐड की गई है, ये की गई है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। अब इसके बाद हुई हमारी एक 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसके द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है ऐड कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद होती है हमारी एक 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और इसके द्वारा जो लैंग्वेज ऐड की जाती होती है बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड सेंथली। तो इस तरह से 8 लैंग्वेजेस और ऐड होती है। हमने ध्यान रखना 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा हमारी सिंधी ऐड हुई है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई है, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली ऐड हुई है। इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है हमारे पास 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ओडिया जो होती है हमारी लैंग्वेज में, पहले ऐसे ओडिया लिखा जाता था, इसके नाम को ओडिया से ओडिया को जो है ये चेंज करता है। तो इस तरह से 8 लैंग्वेजेस जो है ऐड की गई। और आपने एक बात और ध्यान रखनी कि इंग्लिश जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है। तो जो 22 जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें हमारी असामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, और ध्यान में रखना के से आपकी 3 लैंग्वेज है,
कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, और एम से भी आपकी 3 लैंग्वेज होंगी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, सॉरी एम से 4 लैंग्वेज होंगी। और उसके बाद आएगी यहाँ पास नेपाली, ओडिया, पंजाबी, और एस से दोबारा 3 लैंग्वेज होगी, संस्कृत, सेंथली, सिंधी, और टी से 2 लैंग्वेज होगी, तमिल, तेलुगु, और लास्ट में उर्दू। तो ये जो है 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस है, इनको आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है ग्रांटेड नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो देखिए राइट टू असेंबल पीसफुली ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस ये भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है, सॉरी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक जो है किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, अगेन शेड्यूल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि कौन सी शेड्यूल जो हमारे संविधान की जो है कंटेन्स करती है 3 लिस्ट जो कि डिवाइड करती है पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये जो सेम शेड्यूल हमारी रहती है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मिलेगी आपको, जो कि पावर डिवाइड करती है यूनियन एंड स्टेट के बीच में। यूनियन हुई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो है करेक्ट नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, 9th शेड्यूल जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इंसर्ट की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी देखिए ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो जहां जहां पर वन है वन स्टेटमेंट ठीक है, तो ये आंसर में नहीं होगी। इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इट इंक्लूड्स दूज लॉज विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये एक बिल्कुल सही बात है, ये इसीलिए जो है हमारी बनाई गई थी। तो सेकंड भी हमारे पास जो है नहीं होगी। थर्ड रहता है, इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी गलत है। तो दोनों में ये पता लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है ही। द लॉज इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरी दूज विच पर्टेन टू द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे मैटर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है सॉरी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो ऐसी है जो कि इसमें ठीक नहीं है। तो सी हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इंसर्ट की गई थी और इसलिए जो है बनाई गई थी ताकि जो है लॉज को जो है बियॉन्ड परव्यू और जुडिशियल रिव्यू जो रखा जा सके। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपसे मेरे को मोटिवेशन मिलती है वीडियोस डालने की। कुछ स्टूडेंट्स की भी अपील रहती है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन होता है एक जिसमें आप जो है प्लेइंग स्पीड को जो है कम कर सकते हैं। आपको अगर स्पीड ज्यादा लगी तो 0.75 या 0.5 पर उसको ले जाइए, बिकॉज बहुत ज्यादा चीजें जो है कवर करने को होती है। और आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं अपनी तैयारी भी कर रहा होता हूँ, तो उसके साथ साथ लेक्चर अपलोड करना भी एक काफी टफ टास्क होता है। सो आप ज्यादा से ज्यादा जो मेरी वीडियोस को जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।